पिछले वीडियो में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात की थी कि किस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था, उसका दास था और दामाद था, और उसे इतिहासकार उसकी उपलब्धियों के आधार पर दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। क्योंकि ऐतिहासिक क्रम के हिसाब से तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही संस्थापक था, लेकिन उपलब्धियों के आधार पर जो एक शासक को अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां हों उनकी उसके आधार पर एक संस्थापक माना जाता है। तो उस परिभाषा के हिसाब से हम इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। तो हम चर्चा करते हैं कि इल्तुतमिश कौन था, उसकी उपलब्धियां ऐसी क्या थी जिसकी वजह से इतिहासकारों ने उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक स्वीकार किया। इल्तुतमिश इल्बारी कबीले का तुर्क था, सुंदर, होनहार, अपने पिता का प्रिय था, लेकिन अपने भाइयों के द्वारा एक दास के रूप में बेच दिया गया, जो अंततः कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा खरीद लिया गया। अपनी योग्यता के आधार पर उन्नति करते करते वो ऐबक के अधीन बदायूं का सूबेदार बना और ऐबक का दामाद भी बन गया। ऐबक की मृत्यु के बाद 1210 ईस्वी में दिल्ली के तुर्क सरदारों ने उसे दिल्ली की रिक्त गद्दी पर बिठा दिया, अर्थात अपना सुल्तान स्वीकार कर लिया। उसके सुल्तान बनने के समय दिल्ली सल्तनत का अस्तित्व संकटग्रस्त हो चुका था, क्योंकि उसके सामने बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे तुर्क अमीरों व सेना का विश्वास प्राप्त करना, उनको अपने पक्ष में करना, हिंदू सरदारों के विद्रोह का दमन करना, उत्तर पश्चिमी सीमा मंगोलों की दस्तक, उनका आक्रमण हो रहा था, बंगाल बिहार पर प्रभुत्व स्थापित करना। तो बहुत सारी समस्याएं उसके सामने थी, और दिल्ली का सल्तनत की नींव भी बहुत सुदृढ़ और स्थायी नहीं हो पाई थी, क्योंकि बहुत कम समय मिला ऐबक को शासन करने का। लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी योग्यता, कूटनीति के माध्यम से एक एक करके इन समस्याओं पर विजय क्रम जारी रखा और अंततः दिल्ली सल्तनत का वो वास्तविक संस्थापक बन गया। सबसे पहले इल्तुतमिश को अपने विरोधी तुर्क अमीरों को अपने पक्ष में करने का निश्चय किया और दिल्ली के आसपास में जूद के युद्ध में उन्हें पराजित किया और अधिकांश को मार डाला गया। बचे हुए अमीरों ने डर करके इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इसी तरह से गजनी के शासक यल्दौज ने ऐबक की मृत्यु पर इल्तुतमिश को अपनी अधीनता स्वीकार करने के चिन्ह भिजवाए कि वह आप मेरे अधीन हैं, और इन अधीनता के प्रतीकों को इल्तुतमिश ने परिस्थितिवश स्वीकार कर लिया। लेकिन 1215 ईस्वी में यल्दौज जब गजनी के ख्वारिज्म के शाह द्वारा खदेड़ दिया गया, तो इस पर यल्दौज ने पंजाब प्रांत पर कब्जा कर लिया। 1216 ईस्वी में तराई के युद्ध में इल्तुतमिश ने यल्दौज को बंदी बनाकर उसका वध करवा दिया। प्रोफेसर हबीब साहब निजामी लिखते हैं कि इससे इल्तुतमिश को दो लाभ हुए। पहला तो उसकी संप्रभुता को चुनौती देने वाले शत्रु का अंत हो गया, क्योंकि उसे बार बार चुनौती दे रहे थे, और दूसरा दिल्ली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित हो गया। तो दिल्ली पर मध्य एशिया की जो हम बात कर रहे थे ऐबक के समय, उससे भी दिल्ली मुक्त हो गई। इसी तरह से मुल्तान के कुबाचा ने ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन उसकी मृत्यु होने पर स्वयं को उसने स्वतंत्र घोषित कर दिया। और इसी समय मंगोल चंगेज़ खां से पराजित होकर ख्वारिज्म का युवराज जलालुद्दीन मंगवर्नी पंजाब आ पहुंचा। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना हो रही है, जो इल्तुतमिश की कूटनीति को सिद्ध करेगी कि इस समय चंगेज़ खां से पराजित होकर के ख्वारिज्म का युवराज जलालुद्दीन मंगवर्नी पंजाब आ गया और कुबाचा के प्रांत में लूट खसोट करने लगा। तो इल्तुतमिश से सहायता मांगी ख्वारिज्म के शाह के विरुद्ध, चंगेज़ खां के विरुद्ध में। इल्तुतमिश ने कूटनीति पूर्वक सहायता देने से मना कर दिया, और उसके लौट जाने पर
विक्षिप्त कुबाचा पर आक्रमण कर दिया। वह जान बचाता हुआ भाग गया, लेकिन पानी में डूबकर मर गया। साम्राज्य विस्तार तो इससे हुआ ही, साथ ही सुल्तान को यहाँ काफ़ी धन भी मिला। जलालुद्दीन मंगबरनी को सहायता नहीं देने से, अब ये बता रहे हैं कि इल्तुतमिश किस तरह से कूटनीतिपूर्ण उसने ये सब किया था, कि जलालुद्दीन मंगबरनी को सहायता नहीं देने से चंगेज़ खां के आक्रमण से भारत को इल्तुतमिश ने सुरक्षित रख लिया। 1225 ईस्वी में मंगोलों के भय से मुक्त हो जाने पर उसने बिहार प्रांत को भी अपने अधीन करने का निश्चय किया और उसकी सेना से डर करके वहाँ के शासक अय्याज ने उसे संधि कर ली, लेकिन सुल्तान के लौटते ही उसने विद्रोह कर दिया। इस पर सुल्तान ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को बंगाल भेजा और वो अपने अभियान में सफल रहा, लेकिन बार बार फिर उसकी मृत्यु होने के बाद में बंगाल पुनः स्वतंत्र हो गया 1229 ईस्वी में, और 1230 ईस्वी में फिर इस प्रांत को जीतकर बंगाल व बिहार को 2 प्रांतों में विभाजित करके और इस समस्या का हमेशा के लिए इसको सुलझा दिया, अर्थात उसकी शक्ति को कमज़ोर करके और अपने अधीन उसको कर लिया। इस तरह से पूर्वी क्षेत्र पर भी इसका अधिकार स्थापित हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाने के बाद में बहुत सारे हिंदू जो शासक थे वे स्वतंत्र हो गए थे और इल्तुतमिश के विरुद्ध वो एकत्र होने लगे थे। जब इल्तुतमिश अपनी आंतरिक समस्याओं का निवारण करके स्वयं को मजबूती से दिल्ली पर स्थापित कर चुका था, उसके बाद उसने इन सुल्तानों के भी दमन करने का निश्चय किया। इसमें भले ही वो रणथंबोर, जालौर, ग्वालियर, कालिंजर इन सभी को अपने अधीन किया, मालवा, उज्जैन पर अधिकार कर लिया। यहाँ उसने मंदिरों को लूटा, बहुत सारा उसे धन मिला। तो इस तरह से उसने अलग अलग क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और अपने नियंत्रण को बनाए रखने के लिए अपनी सैनिक चौकियां भी इन रियासतों में जगह जगह स्थापित की। कटहर, दोआब, अवध, बिहार इन क्षेत्रों पर भी उसने बहुत सारे सैनिक अभियान किए और सल्तनत की अधीनता स्वीकार करने के लिए उन्हें विवश कर दिया गया। बहुत सारी उपलब्धियों के बाद में अप्रैल 1236 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश, जैसा कि अपन बात कर चुके हैं, क्योंकि वह दास का दास था, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम रहा, तो ये उस गुलाम का भी गुलाम था। अतः उसका राज्याधिकार निर्बल था और कई तुर्क उससे असंतुष्ट थे। बगदाद का खलीफा मुस्लिम जगत का सर्वोच्च धर्माधिकारी व शासनाधिकारी होता है, उससे इल्तुतमिश ने वैधानिक मान्यता प्रदान करने का निवेदन किया, जिसे फरवरी 1229 ईस्वी में स्वीकार कर लिया गया। खलीफा द्वारा प्रदत्त सम्मान से उसके विरोधी शांत हो गए और वो अब उनका निर्विवाद शासक हो गया। उसने अपनी सैनिक सफलताओं और कूटनीति के द्वारा एक विशाल राज्य की स्थापना की और प्रशासनिक रूप से भी उसे सुदृढ़ किया। उसका शासन धर्म पर आधारित था और वह तुर्की रिवाजों को सम्मान करता था। खलीफा को प्रसन्न रखने के लिए उसने प्रशासन में इस्लाम धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व भी दिया था। अगर हम इल्तुतमिश के शासन प्रबंध की बात करें तो हम पाते हैं कि उसने बहुत ही समझदारी के साथ में अपने एक सुव्यवस्थित शासन प्रणाली विकसित करने का एक सफल प्रयास किया था। इल्तुतमिश ने शासक के पद और उसकी प्रतिष्ठा को सबसे ऊपर माना। उसने स्वामी भक्त जो कर्मचारी थे, सहयोगी थे, जो तुर्क थे, उनकी नियुक्ति के लिए तुर्की अमीरों का एक मंडल बनाया। उसे चालीसा का गुट या ग्रुप ऑफ 40, चालीसा का मंडल, तुर्की चहलगानी विभिन्न नामों से पुकारते हैं। उच्च प्रशासनिक पद इन्हीं गुलामों को दिए जाते थे। इसके साथ ही साथ नियुक्ति का आधार योग्यता भी होती थी।
उसके द्वारा प्रारंभ की गई इक्ता व्यवस्था भी बहुत महत्वपूर्ण है। छोटी इक्ता वेतन के स्थान पर दी जाती थी और उसका राजस्व इक्ता पाने वाले को मिलता था। बड़ी इक्ता अमीरों को दी जाती थी। इक्तादार एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण उनके होते थे। इक्ता का अर्थ यहाँ जागीर से है, अर्थात उसने जागीर दे करके लोगों को वेतन वगैरह देना शुरू किया। प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से इल्तुतमिश ने जो जंगली क्षेत्र थे या पहाड़ी क्षेत्र थे उनमें उसने तुर्की लोगों को बसाना शुरू कर दिया। तो वहाँ पर जो विद्रोही जातियाँ थीं जो सल्तनत का विरोध करती रहती थी, उनकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगा। उसने न्याय व्यवस्था की ओर भी बहुत ध्यान दिया। फरियाद करने वाला घंटियों के माध्यम से सुल्तान को किसी भी समय फरियाद कर सकता था। ये एक अलग तरह की बात हम इस समय पाते हैं। न्याय करने के लिए उसने दिल्ली में काजी नामक अधिकारी नियुक्त किए और अन्यत्र अमीर दाद नामक अधिकारी नियुक्त किए गए। वह पहला मुस्लिम शासक है भारत में जिसने अरबी ढंग के सिक्के ढलवाए, और ये सिक्के चांदी और सोना, गोल्ड एंड सिल्वर धातु में ढलवाए जाते थे। इल्तुतमिश को अधिकतर इतिहासकार दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, जो हम शुरू में बात कर रहे थे, वास्तविक मानते हैं, क्योंकि उसी ने उत्तरी भारत को न केवल जीता पॉलिटिकल या मिलिटरीली सैनिक रूप से नहीं जीता, लेकिन वहाँ उसने सुसंगठित और सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था भी स्थापित की। इसके अलावा वह दिल्ली को एक राजधानी का स्वरूप प्रदान करने में भी सफल रहा। इससे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक शासक थे वे लाहौर को ही प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से राजधानी बनाए बैठे हुए थे। ऐबक स्वयं शासक बना था, लेकिन इल्तुतमिश को बदायूं से दिल्ली के तुर्क सरदारों ने बुला करके उसकी योग्यता के आधार पर उसे सुल्तान नियुक्त किया था। ऐबक कोई मान्यता प्राप्त सुल्तान नहीं था, क्योंकि न तो उसने अपने नाम के सिक्के ढलवाए और न ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। लेकिन इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा ने दिल्ली का सुल्तान स्वीकार किया तथा उसे मानाभिषेक पत्र प्रेषित किया, अर्थात उनके नाम में शासक होने का उल्लेख किया। इसीलिए उसने अपने नाम के सिक्के भी चलाए और खुतबा भी अपने नाम का पढ़ा। इन्हीं आधारों पर इतिहासकार हैं डॉक्टर एस आर शर्मा, उन्होंने इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना है। इल्तुतमिश न केवल विजेता था, बल्कि विजेता होने के साथ साथ वह कला प्रेमी भी था। कुतुब मीनार के अधूरे कार्य को, जो निर्माण कार्य चल रहा था ऐबक के समय, उस कार्य को भी पूर्ण करवाया। हिंदू स्थापत्य कला से भी उसे लगाव था। इल्तुतमिश का साहित्य प्रेम, उसके द्वारा प्रतिभा संपन्न विद्वानों के आदर करने और उन्हें आश्रय देने से स्पष्ट ज्ञात होता है, अर्थात जो विद्वान थे उन्हें उसने आश्रय प्रश्रय दिया। इल्तुतमिश स्वयं कोई प्रशासक ही नहीं, वरन एक दूरदर्शी और कुशल राजनीतिज्ञ भी था। इसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं, क्योंकि ख्वारिज्म का जो शाह को जब मंगोलों के विरुद्ध सहायता नहीं दे करके उसने भारत को मंगोल आक्रमण से बचाया, इसी तरह से जंगली क्षेत्रों में तुर्की लोगों को बसा करके उसने दूरदर्शिता का परिचय दिया और वहाँ होने वाले विद्रोह को शांत किया। तो इस तरह से डॉक्टर आर पी त्रिपाठी जो इतिहासकार हैं, वो भी ये मानते हैं कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से ही प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की तुलना में, क्योंकि हम जब वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं तो
ये बात करते हैं कि भी संस्थापक कौन और वास्तविक संस्थापक कौन। तो ऐबक तो क्रम के हिसाब से निश्चित रूप से दिल्ली सल्तनत के संस्थापक हैं, लेकिन उपलब्धियों के आधार पर हम वास्तविक संस्थापक की जब बात करते हैं तो इल्तुतमिश को स्वीकार करते हैं, क्योंकि इनकी सैनिक उपलब्धियां भी हैं, साथ में एक शासन करने का लंबा समय मिला तुलनात्मक रूप से 25 साल का शासनकाल। तो इस दौरान वो एक शासन प्रबंध भी स्थापित कर पाए, उसमें भले ही वो 40 साल के गुट का हो, एकता व्यवस्था हो, पहाड़ी क्षेत्रों वगैरह में डेमोग्राफिक चेंजेस करने हों, न्याय व्यवस्था हो, करेंसी मुद्रा वगैरह का प्रचलन हो। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे तत्व हैं जिनकी वजह से हम इन्हें वास्तविक संस्थापक मान सकते हैं। थैंक यू।